हेलो नमस्कार सत श्रीकाल जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर बोल सकते हो, जिसका नाम है शोषण। समझ में आया? जैसे कि हम पढ़ा रहे थे, सबको पता है जय पराक्रम। अगर एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हो तो ये भैया अभी भी पहला चैप्टर है, पर अगर तुम दूसरा बुक फॉलो करते हो, जैसे कि यहाँ पे सभी ऑफलाइन बच्चों के पास एगो बुक है जिसका नाम है भारतीय भवन, बायोलॉजी का बुक है जिसका नाम है भारतीय भवन। देख भैया, हम तुमको एगो सच्चाई बताएं, ऑनलाइन बोलो, तुम्हारे पास अगर सक्षम हो तो ये वाला बुक जाकर ले लो, ठीक नहीं? ये क्या है? भारतीय भवन बुक जो होता है ना, देखो साइंस का तुम्हारा क्लास 10 का बुक जो होता है, क्लास 10 का एनसीईआरटी होता है। क्या होता है? एनसीईआरटी, जिसमें 3 बुक होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये 3 बुक तुमको भारतीय भवन कंपनी का ले लेना है। क्यों लेना है भैया? क्योंकि इसमें जो होता है ना, समझने में आसानी रहता है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनवे के रहता है। और याद रखना, इसी से एग्जाम में भी जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ से आएगा? तुम्हारे एग्जाम में ही। अब भैया भारतीय भवन बुक मतलब क्या जानता है? एनसीईआरटी का सारा नोट्स किसमें मिलेगा तुमको? भारतीय भवन में। एनसीईआरटी का सारा टॉपिक इसमें तुमको मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि मैथ में होता है, एनसीईआरटी बुक में मैथ जो होता है वो एक हिसाब रहता है, 2 हिसाब रहता है, ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए नहीं रहता है। तो हम दे दिए थे तो चल जाता काम। लेकिन अगर प्रैक्टिस करना, तो तुमको बोले थे कि एगो केसी सिन्हा नाम का मैथ होता है, मैथ का वो केसी सिन्हा, वो ले लेना। सेम उसी तरह एनसीईआरटी बुक तुम्हारे पास है, लेकिन अगर क्वेश्चन तुमको अगर करना है तो क्या कौन बुक लेना होगा? भारतीय भवन। और जब हम पोषण पढ़ाए थे, जय पराक्रम के पोषण पढ़ाए, तो भैया पोषण में जितना भी क्वेश्चन था लगभग ऑफलाइन वाले बच्चे से सब के सब क्या हुआ? पोषण से बन गया। तो इसीलिए हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सेकंड चैप्टर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भैया याद रखना, शोषण। ठीक ना? अगर एनसीईआरटी बुक फॉलो करोगे तो फिर भी अभी भी कौन चैप्टर है भैया? पहला चैप्टर। लेकिन अगर दूसरा बुक फॉलो करोगे जैसे भारतीय भवन, तो उसमें ये कौन चैप्टर है भैया? याद रखना, सेकंड चैप्टर। लेकिन याद रखना, ये भी जय पराक्रम के अंदर में भी आता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए अगर बुक सक्षम हो तो ये वाला ले लो, परचेज कर लो, या तो बड़े भाई बहन से जिस जो जो भी तुम्हारे क्लास में पढ़ रहा होगा ऊंचे ऊंचे पद में, उसे ले लो। क्योंकि तुमको यहाँ से एग्जाम, बिहार बोर्ड में खास करके मैं बोल रहा हूँ, किसमें? बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में एग्जाम यही ज्यादा क्वेश्चन यही से बनता है। इसमें सारा, फिर से बोलते हैं, इसमें सारा एनसीईआरटी का टॉपिक है। ये पढ़ लियो तो मतलब एनसीईआरटी तुम्हारा हो गया काम। इसमें जहां था कुछ ज्यादा ही रहा था, ठीक ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया पोषण वाला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो इजीली तुम सब बना लिया था, तो इसीलिए हम उसको बताना सक्षम नहीं समझे। और तुम सब भी भारतीय भवन बुक का परचेज कर कर उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओ, 2 नंबर वाला, 3 नंबर, सॉरी 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर वाला, सब के सब क्वेश्चन तुमसे क्या होगा? बनेगा ही बनेगा, ठीक है? अब बात आता है सर जी शोषण। तो थोड़ा सा पिछले क्लास में चलते हैं। हम जो पोषण किए थे, पोषण का क्या हुआ था भैया? पाचन। क्या हुआ था? पाचन। जिसमें से कार्बोहाइड्रेट किस में बदला था भैया? ग्लूकोज में, C6H12O6। और प्रोटीन बदला था एमिनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। और बसा बदला था बसा अम्ल में। किसमें? बसा अम्ल। तो ये दोनों जाता, ये सब किसके पास जाएगा? तो याद रखना, कोशिका के पास। किसके पास? कोशिका। और तुम सब क्लास 9th में जहाँ पहला लेक्चर मेरा देखा होगा, तो बोले थे ऐसे कोशिका था, ऐसे के अंदर में एक केंद्रक होता है और इसके अंदर कोशिका का द्रव होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, गल्जी काय, राइबोसोम, ये सब होता है, बोले थे ना? तो इसमें एक होता भैया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या करता है? याद रखना, ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर एमिनो अम्ल बसा, तो एमिनो अम्ल का काम क्या है भैया? कोशिका का विभाजन करना। सबको पता है कोशिका का भैया, मेरा पहला नोट्स में जाकर देखना भैया, तुमको मिल जाएगा कि कोशिका का क्या करता है? ये विभाजन। अच्छा, ये क्या करता है? तो भैया ऊर्जा स्टोर करता है। बसा जो है ना, बसा अम्ल में ये रहता है, जो क्या करता है मतलब फैट, जैसे कि मोटा उटा आदमी था तो उसको क्या लिखा हुआ था, भूल भी गए, कि ऊर्जा मतलब स्टोर करके रखता है, मतलब अगला समय के लिए। समझ में आया नहीं? लेकिन ये जो है, ये क्या करता है? ऊर्जा देता है। क्या करता है? ऊर्जा देता है। अब देखो भैया, तो ये एमिनो अम्ल डायरेक्ट जाता है, जैसे कि यहाँ पर था गल्जी का, सॉरी उसका क्या था? राइबोसोम। क्या था? राइबोसोम। राइबोसोम ये क्या करता है? तो भैया याद रखना, ये राइबोसोम क्या करता है? निर्माण करता किसका? प्रोटीन का। किसका करता? प्रोटीन। मान लो कि एमिनो अम्ल को तोड़कर कोशिका विभाजन करता है, यही एमिनो अम्ल लेता है, कोशिका का क्या करता है? विभाजन। समझ में आया कि नहीं? और बसा तो भैया बसा अम्ल से डायरेक्ट क्या करता? फैट बढ़ता था, शरीर मोटा था, अपना भैया ऊर्जा स्टोर होता। समझ में आया? लेकिन
ये जो ग्लूकोज है, देखो कोशिका को क्या चाहिए, ऊर्जा। अब वो ऊर्जा कैसे मिलेगा भैया, ग्लूकोज से। कौन तोड़ता है, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण। क्या कर देता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कर कर तोड़ देता है, कर कर करके तोड़ देता है। क्या करता, तोड़ देता है। जिससे क्या बनता है, ऊर्जा। क्या बनता है भैया, ऊर्जा। क्लियर। अब ई ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया तभी तोड़ेगा जब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन हमें चाहिए, किस रूप में, तो श्वास के रूप में। किस रूप में, तो श्वास के रूप में। जब हम सब श्वास लेते हैं तो तुम सबको पता है कि वायुमंडल में कितने में गैस है, वायुमंडल में कितने गैस है, तो याद रखना, एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारे, लेकिन यही में है। नाइट्रोजन 72%, ऑक्सीजन होता है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.4%, और अदर वर्ड भी बहुत सारे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम श्वास के रूप में लेते, तो ये सभी गैस का मिश्रण एक साथ जाता है। ये गैस का क्या रहता है, मिश्रण। याद रखना, क्या रहा, मिश्रण। मतलब ये सब आपस में क्या रहता है, मिला रहता है। और ये सभी गैस हमारे शरीर के ऐसे सांस लिए, सभी गैस अंदर गया, अंदर गया, उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को लेता, नाइट्रोजन को नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं। नाइट्रोजन जितना जाता है उतना वापस चल आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जितना जाता है उतना वापस नहीं आता, बताएंगे क्यों। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो जाता है नहीं 21%, लेकिन जब वापस लौटेगा तो कितना, 17%। कितना, 17%। यानी कि 4% ऑक्सीजन का क्या हुआ, यूज हमारे शरीर के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.4 जाता, लेकिन वापस लौटता कितना परसेंटेज, 4%। मतलब ये ऑक्सीजन जो गया है अंदर में जाकर किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अभी हम सांस लिए, तो मान लो 21 ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर में गया, तो अब सांस जब छोड़ेंगे ने, तो 17 ऑक्सीजन वापस आएगा, 4 वो हमारे शरीर के अंदर में रह जाएगा, और वो ऑक्सीजन अंदर में रहकर बदल जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले लिए थे 0.4%, 3%, वो किस रूप में लौटेगा, तो भैया 4% के रूप में। किसमें, 4% के रूप में। तो मतलब अगर तुमसे पूछेगा जीवों को श्वास लेना क्यों आवश्यक है, तो भैया ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ग्लूकोज को तोड़कर अगर हमें ऊर्जा प्राप्त करना है तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। किस लिए क्या करेगा, तो भैया ऑक्सीकरण करके क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। कौन तोड़ता है, तो याद रखना भैया माइटोकॉन्ड्रिया। कितना लोग को समझ में आ गया, तो भैया याद रखना, ग्लूकोज तभी टूटेगा, ग्लूकोज तभी टूटेगा जब उसे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन को आपस में मिलाकर क्या कर देता है, तोड़ देता। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तोड़ता है तो भैया बहुत मात्रा में क्या बनता है भैया, ऊर्जा। क्या बनता है भैया, ऊर्जा। और क्या क्या बनता है, तो भैया ऊष्मा। क्या बनता है, ऊष्मा प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जैसे देखो, सांस जो भी लो, जब छोड़ेगा तो सांस थोड़ा सा क्या रहेगा, गर्म। तो देखो ऊर्जा तो शरीर के अंदर में रह जाएगा, लेकिन ये ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड फेंका तो शरीर से क्या निकल जाता है भैया, बाहर। शरीर से क्या निकल जाता है भैया, बाहर। इसीलिए हमें सांस लेना चाहिए। नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई काम नहीं, खाली किसका काम है, इसीलिए जब तुम देखोगे आदमी जब मरेगा तो उसका शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा। क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो मर चुका है। क्या हुआ, मर चुका है, सांस लेना बंद कर दिया है। तो सांस जब तक शरीर के अंदर में जाएगा नहीं, जब तक ग्लूकोज टूटेगा नहीं। और जब ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो ऊष्मा और ऊर्जा दोनों नहीं मिलेगा। तो ऊर्जा नहीं मिलेगा फिर तो वो कोई काम नहीं करेगा, और दूसरा ऊष्मा नहीं मिलेगा तो उसका शरीर क्या हो जाएगा, पूरा ठंड। क्या हो जाएगा, ठंड। समझ में आया कि नहीं। तो याद रखना भैया, ये चीज होता है, ठीक नहीं। ये चीज तो तुम सबको समझ में आ गया। पर लिखना कैसे सर, ये तो मैं तो फिर से बोल दूंगा कि इसका नोट्स तुमको मिल जाएगा, आराम से तुम सब पढ़ते जाओ, नोट्स मिल जाएगा। यदि तुमको नोट्स बनाने का मन है तो भैया आ जाओ, नोट्स बनवा देते पहले हम, ठीक नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन भैया, जीवों को श्वसन क्यों अनिवार्य है, जीवों को श्वसन क्यों अनिवार्य है। चाहे पहले श्वसन का परिभाषा ही लिख देते हैं क्या, नहीं ठीक रहेगा, श्वसन का परिभाषा पहले लिख देते हैं। श्वसन के सिंपल ऑक्सीजन को ग्रहण करके माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, श्वसन। फिर से सुनो, लिख लेना, ऑक्सीजन को ग्रहण करके, ध्यान से, ऑक्सीजन को ग्रहण कर ऑक्सीजन को ग्रहण कर माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोला जाता है, श्वसन। कितना लोग लिख लेगा। अब क्वेश्चन दूसरा है भैया कि जीवों के लिए श्वसन क्यों अनिवार्य है।
श्वसन क्यों अनिवार्य, क्यों अनिवार्य, अनिवार्य। तो इसका आंसर देगा भैया कि जीवों के लिए श्वसन इसीलिए अनिवार्य है। अच्छा, श्वसन में ऐसे बोलेगा जीवों के लिए श्वसन में ऑक्सीजन ही क्यों अनिवार्य, मतलब ऐसे भी पूछ सकता है या श्वसन क्यों अनिवार्य, मतलब ऐसे क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है कि भैया जीव जब हम सब सांस लेते हैं तो इसमें 3 गैस रहता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरा, जीवों के लिए श्वसन ही क्यों अनिवार्य, मतलब श्वास लेना क्यों जरूरत है। तो इसका सीधा जवाब भैया कि जब जीव पोषण करता है तो वो पोषक तत्वों को किस में बदल देता है, ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। और ये ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा तभी तोड़ा जाएगा जब ऑक्सीजन मिलेगा। इसीलिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़कर हमें ऊर्जा प्रदान कर सके, ऊर्जा प्रदान कर सके। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो बाबू वीडियो को रोक रख कर क्या करो, लिख लो। जीवों के लिए श्वसन क्यों अनिवार्य है, तो जीव जब पोषण करता है तो वो पोषक तत्वों को ग्लूकोज के रूप में बदलता है और वो ग्लूकोज से ऊर्जा हमें तभी प्राप्त होगा जब हम श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेंगे और उस ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया लेकर ग्लूकोज को तोड़कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तुमको जैसे लिखना भैया लिख लो। समझ में आया ना भैया, कितना लोग को समझ में आया, कितना लोग लिख देगा, तुम सब खुद से लिख के लाना, तुम सब भी अपना ऑनलाइन वालों चाहो तो लिख सकते हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि जीवों के लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरत है, तो भैया सिंपल सटीक जवाब देना है, तो ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा निकालने के लिए, सिंपल, ठीक नहीं। तो श्वसन की क्रिया को समीकरण के द्वारा भी दर्शाया जाता है, श्वसन की क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। कैसे भैया, C6H12O6 ऑक्सीजन की मदद से क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, क्या मिलता है भैया, ऊर्जा, क्या मिलता है, ऊर्जा और ऊष्मा, क्या था भैया, ऊष्मा प्लस में और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है तुम्हारा क्या, समीकरण, ये तुम्हारा क्या भैया, समीकरण। पूछेगा आदमी के मर जाने पर उसका शरीर ठंड क्यों हो जाता है, आदमी के मरने पर उसका शरीर ठंड इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो सांस नहीं लेता, जिसके कारण श्वसन ग्लूकोज को तोड़कर ऊष्मा नहीं प्रदान होता। अब ऊष्मा प्रदान ही नहीं होगा तो उसका शरीर ऑफ कोर्स ठंड तो होगा ही होगा। कितने लोग समझ में आया। अब भैया देखो, ग्लूकोज को तोड़ना क्या कहलाता, ऑक्सीकरण, क्या कहलाता भैया, ऑक्सीकरण, याद रखना क्या कहलाता, ऑक्सीकरण। मतलब जब कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जब कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको बोलना है ऑक्सीकरण। यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बोले थे ना ये धूप वाला ये रिफ्लेक्ट करता है, कल भी हम बहुत दिन से देख रहे थे इसको। 1 मिनट रुक जाना, छोड़ो, मेरे पास कोई कागज या पेज, हाँ है मेरे पास, चलो भैया। तो यहाँ पर देखो ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़कर क्या कर रहा है, थोड़ा इसीलिए क्या बोल सकते हैं भैया, ऑक्सीकरण, क्या कहा जाता है भैया, ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहला क्वेश्चन कि भैया ऑक्सीकरण कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अच्छा, कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है, कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है, देख पहले समझो, ईंधन किसको बोलते हैं, जिससे हम कोई कार्य कर सके, मतलब जिससे हमको ऊर्जा मिल सके। यहाँ पर कोशिका को ऊर्जा किससे मिल रहा है, ग्लूकोज से, तो कोशिका का ईंधन किसे कहा गया है, ग्लूकोज को, किसको, समझ में, तो ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा गया, ठीक है। और ऑक्सीकरण कौन करता भैया, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ग्लूकोज को कौन तोड़ता है सर, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो कब ग्लूकोज को तोड़ेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन नहीं तो ग्लूकोज के ये नहीं तोड़ सकता, क्लियर। अच्छा तुम ये बताओ, ये काम शरीर के अंदर हो रहा कि बाहर, शरीर के क्या हो रहा, अंदर। अच्छा, तो ये ऊर्जा है जो शरीर को अंदर, मतलब जो ऊर्जा है वो जीवों के लिए है कि किसी और के लिए, अरे भैया हमारा अंदर में, शरीर के अंदर में ये ऊर्जा मिला था हमारे शरीर के लिए, तो हम भी तो एक जीव हैं, घोड़ा हो, गधा हो, उल्लू हो, सब तो एक जीव है, सबके अंदर में ये प्रोसेस होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं भैया जीव ऊर्जा। क्या बोलते हैं, जीव ऊर्जा, क्या बोलते हैं, जीव ऊर्जा। समझ में आया कि नहीं, तो मतलब जब ऊर्जा जीवों के अंदर बने तो उसको क्या बोलते हैं, जीव ऊर्जा। जैसे बाइक के अंदर में बनता तो मोटरसाइकिल ऊर्जा बोल सकते हैं,
समझ में है कि नहीं? और ये ऊर्जा कैसे बनता है? कौन ईंधन के द्वारा? तो ग्लूकोज ईंधन के द्वारा। और कौन की मदद से भैया? ऑक्सीजन की मदद से। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन 21% आता है, अब वापस आता है फिर 17%। जब हम सांस लेते थे 21 जाता, निकलता फिर 17। 4% कहाँ जाता था भैया? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है तुम सबको तो अच्छा से क्या है पता है। समझ में आया? चलो भैया, क्लियर, डील डन। तो नोट्स भी तुम सबका बन गया। अब श्वसन 2 प्रकार के होता है। श्वसन 2 प्रकार के होता है। अब सीधे श्वसन जब भी बोलेंगे तो मतलब ग्लूकोज का क्या समझना है? तोड़ना। चाहे तुम सब परिभाषा में ऐसे भी लिख सकते हो, ग्लूकोज का खंडन करके ऊर्जा निकालना क्या कहलाता? श्वसन। ठीक है। अब जब भी बोलेंगे श्वसन तुम सबको क्या समझना है? ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लूकोज को तोड़ना। ये 2 प्रकार के होता है। एक होता वायवीय, वायवीय, एक होता अवायवीय। ठीक है। अवायवीय का एक नाम है, एक नाम है अवकरण, इसका नाम है ऑक्सीकरण। हालांकि क्यों मैं लिखूं ये चीज जो कि काम लायक नहीं है, मतलब इसको और लिख सकते हो कि ग्लूकोज को 2 तरीके से तोड़ा जा सकता है। 2 तरीके से तोड़कर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता। मतलब बाबू श्वसन में क्या था? ग्लूकोज का खंडन कर रहे थे। किसकी मदद से? अरे ऑक्सीजन। तोड़ माइटोकॉन्ड्रिया रहता, लेकिन किसकी मदद से? लेकिन अगर हम तुमको बोलें कि बिना ऑक्सीजन के मदद से भी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो क्या तुम मानोगे? सर नहीं मानोगे, लेकिन मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर वायवीय श्वसन क्या है भैया? वायवीय श्वसन क्या होता है? तो याद रखना, ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का तोड़ना क्या कहलाता? वायवीय। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का खंडन करना क्या कहलाता? अवायवीय। मतलब क्या है सर जी? वायवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज जब तक नहीं रहेगा, जब तक नहीं टूटेगा। हाँ, वायवीय श्वसन में जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जब तक ग्लूकोज नहीं टूटेगा। लेकिन अवायवीय में बिना ऑक्सीजन को भी ग्लूकोज को तोड़कर हमें क्या भी दिया जाता भैया? ऊर्जा। ठीक नहीं? अब बताओ वायवीय श्वसन कौन करता है? तो सिंपल सर जी, माइट्रो एमटी लिखे, एमटी के माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब वायवीय श्वसन कहां पर होता? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये काम कौन करता? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन वो वायवीय श्वसन पता कौन करता? कोशिका द्रव। कौन करता है? कोशिका द्रव। कौन करता है? कोशिका द्रव। ठीक नहीं? और जब माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़ता है तो अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। कितना? अधिक मात्रा में ऊर्जा। अब कितना ऊर्जा देता सर जी? तो याद रखना 38 एटीपी की 32 एटीपी था, 38 एटीपी ही लिख देते। शायद देख लेना समथिंग में 38 एटीपी की 32 एटीपी। मतलब एक बार में माइटोकॉन्ड्रिया जब ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन की मदद से तो कितना? 38। लेकिन जब कोशिका द्रव ग्लूकोज को तोड़ता है किसकी मदद से? बिना ऑक्सीजन की मदद से। मतलब इसमें ऑक्सीजन की मदद से डायरेक्ट तोड़ता है तो 2 एटीपी। कितना? 2 एटीपी। अब बोलेगा सर जी ये एटीपी, एटीएम नहीं रहे भैया, एटीपी। अब बोलेगा सर जी एटीपी क्या है? तो ऊर्जा का करेंसी है। जैसे कि तुम सबका पैसा होता है ना, पैसा, तो ऊर्जा का पैसा एटीपी। मतलब मात्रा के शब्द बोल सकते हो कि भैया समझ में है? ऊर्जा को एटीपी में ही लिखा जाता है। कितना है? 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट। जाओ जाओ, खोलो। समझ में आया कि नहीं? 1 मिनट। समझ में आया? कितना एटीपी? तो 38 एटीपी क्या किया जाता भैया? ऊर्जा प्राप्त होता है। पर कोशिका द्रव की मदद से जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता तो कितना एटीपी? सिर्फ 2 एटीपी। कितना एटीपी? तो 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। ये लाल वाला बोलिए, लाल वाला। समझ में? और यह काम कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये इसमें क्या काम भैया? इसका किसमें होता है? याद रखना, कोशिका द्रव। अब देख, इसमें 38 एटीपी ऊर्जा बन रहा था, प्लस में CO2 बन रहा था, और क्या बन रहा था? ऊष्मा। और इसमें सिर्फ 2 एटीपी बन रहा है। और इसमें भी एक अवशिष्ट पदार्थ बनता है जिसका नाम है भैया लैक्टिक अम्ल। क्या? लैक्टिक अम्ल।
मतलब जब कोशिका द्रव ग्लूकोज को तोड़ता है तो 2 एटीपी ऊर्जा बनता है प्लस में, और क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। अब ये लैक्टिक, कोई दिक्कत नहीं, मेहनती आदमी है, पसीना से जब तक नहीं बोलता, पानी से नहाएगा तो लिबाज बदलेगा, और पसीना से नहाएगा तो इतिहास बदलेगा। वही है, हम पसीना से नहा रहे हैं, हो सकता भैया इतिहास बदल जाओ मेरा। और उसे पूछा 19 का पढ़ो, तो बेचारा को पता नहीं। हालांकि किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, हम क्या थे, तो कोशिका द्रव में किसका हो जाता भैया, लैक्टिक अम्ल। अब अगर गलती से तुम्हारे शरीर के अंदर में कोशिका द्रव ग्लूकोज को तोड़ रहा है, तो ऊर्जा तो तुमको मिल रहा है हुंडी से मंजरी को एकदम तुतनु सो इत्तु सा, लेकिन साथ साथ तुमको क्या मिला, लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल जानबे करता तुम सब खतना खतरनाक। तो ना अम्ल का जब बात आ जाएगा, समझ लो तुम्हारा शरीर का हालत पुर्जा कर देगा ढीला। तो भैया तुम्हारा शरीर में अगर लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, तुम्हारा शरीर पूरा एकदम दर्द करेगा। जैसे तुमको हम बताते हैं एग्जाम्पल के लिए, कभी रनिंग किया है, रनिंग मतलब दौड़ा है, अचानक तुम सब कभी रनिंग किया होगा, कस के तेज दौड़ा होगा ने, तो उस समय तो कुछ नहीं लगा होगा। अरे तुम सबको एक बॉडी बिल्डर मिल गया होगा, पुशअप मारो रे, 2-4 को पुशअप ऐसे कर करके मार लिया, बोले जरी छू क्या तो 100 मीटर दौड़ के गच्छा छू क्या हो गया, पूरा तेज में दौड़ने के लिए 100 रुपया के चक्कर में 50 रुपये के चक्कर में। जब उस समय तो किसनों नहीं लगे, लेकिन उसके बिहान होगा जो दर्द करेगा नहीं, उसका मजा ही क्या है अलग। कितना लोग को दर्द किया पैर बार, पूरा दम ये सब केड़ाएगा। अच्छा मान लो लड़की लोग बेचारी कभी अचानक कोई दूसरा काम की, जैसे बर्तन उर्तन महीने के अलावा मान लो धान काटने चल गई, या तो मान लो गोबर उठा रही है, अचानक कुछ की मतलब, तो बहुत तेज दर्द करेगा, तुम्हारा शरीर पूरा क्या करेगा, दर्द करेगा। क्यों दर्द करेगा, क्योंकि तुम्हारा शरीर के अंदर में कौन बन गया है, लैक्टिक। वो दर्द जो है ना, इसी का असर है। अब बोलेगा सर जी ये लैक्टिक अम्ल बनता कैसे है, तो अब हम बताते हैं। जैसे कि मान लो हम रनिंग करते हैं, क्या करते हैं, रनिंग करते हैं। तो रनिंग करते हैं ना, तो उसमें ऊर्जा ज्यादा खपत होता है, इसीलिए ऊर्जा भी क्या चाहिए, ज्यादा, बहुत तेज ऊर्जा चाहिए। तो भैया यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा को नहीं दे पाता। जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो भैया एकरा जितना क्षमता होगा माइटोकॉन्ड्रिया बनने में, उतने बनाएगा। तो भैया ये 38 एटीपी बना ऊर्जा देता है, जिसके हालांकि अभी नॉर्मल बढ़ा भी रहे हैं, तो फिर भी मेरे को 38 एटीपी, तो ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दौड़ेंगे तो सिंपल हमको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दे पाता है। इसीलिए क्या करता है, ये भी करता है, और साथ साथ में कोशिका द्वारा भी क्या करने लगता है, ग्लूकोज को तोड़ने लगता है। दोनों जल्दी जल्दी तोड़ने लगता है, ये भी तोड़ेगा, ये भी तोड़ेगा। इसीलिए तुमको ऊर्जा का पूर्ति हो रहा है, लेकिन लैक्टिक अम्ल भी क्या हो रहा, बन रहा है। और लैक्टिक अम्ल बन रहा है, तुम्हारा शरीर में फैल गया, और जब फैलेगा और उसके बाद तुम्हारा जब आराम से करोगे, तो कुछ देर के बाद ये असर दिखाएगा। जैसे होता है ना, सांप काटने के बाद 1 घंटा के बाद असर दिखाता है, उसी तरह से ये दिखाएगा 8-9 घंटा के बाद। अगर तुम रेस्ट करोगे तो ये तुम पर असर करना शुरू कर देगा। जैसे ही रेस्ट करोगे असर करना शुरू कर देगा। जैसे मान लो अभी तुम दौड़े हो, 1 घंटा सो जाओ, उसके बाद उठो तो फिर तुमको दर्द अच्छा से होगा। तो ये लैक्टिक अम्ल थोड़ा देर से असर करता है, उसके बाद ये असर करता है, तो ये मांसपेशियों में पूरा एकदम शरीर में दर्द, एकदम हड़ाल वाला एकदम दर्द करेगा, और वो 3-4 दिन तक अच्छा वाला दर्द रहेगा। और दर्द को अगर जल्दी भागा ना, तो फिर बिहान से जाकर थोड़ा सा दौड़ो। समझ में आया ना। तो रनिंग के समय में हमें अधिक ऊर्जा की जरूरत होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया पूर्ति नहीं कर पाता है। इसीलिए कोशिका द्वारा भी ग्लूकोज का खंडन करने लगता है, तो हमें ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है, पर लैक्टिक अम्ल भी बन जाता है, जो कि हमारे शरीर को क्या कर देता है, तहस नहस। कितना लोगों को समझ में आ गया। तो तुमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि जब धावक मतलब जो दौड़ता है, जब धावक लोग दौड़ता है तो उसकी मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। तो जब धावक लोग दौड़ता है तो उससे अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा पूर्ति नहीं किया जाता है। इसीलिए कोशिका द्वारा भी ग्लूकोज का खंडन करने लगता है। लेकिन जब कोशिका द्वारा ग्लूकोज का खंडन करता है, तो ऊर्जा के साथ साथ लैक्टिक अम्ल निर्माण करता है, और यही लैक्टिक अम्ल क्या करता है, मांसपेशियों में दर्द का एहसास दिलाता है। कितना लोग सटीक से एकदम फटाक दूना लिख देगा। चलो भैया, तो श्वसन के 2 प्रकार, एक है भैया वायवीय श्वसन, एक है अवायवीय श्वसन। अगर पूछेगा वायवीय श्वसन की परिभाषा, तो जब ग्लूकोज का खंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो कौन सा, वायवीय श्वसन। अनुपस्थिति में हो तो कौन सा श्वसन, अवायवीय श्वसन। मतलब बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ना क्या कहलाता, अवायवीय श्वसन। क्लियर, समझ में आ गया ना, डील डन। अब यहाँ से तुमको पूछेगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। जब भी कोई चीज का अंतर पूछे, तो प्यारे चुल्लू मुल्लू यहाँ पर लिख दो वायवीय, और इधर लिख देना अवायवीय। ठीक है। अब पहला अंतर लिखना कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। इसमें अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को क्या किया जाता है, यह क्रिया कहाँ होता है भैया,
देखो हम लिख रहे हैं शॉर्ट में, तुम सबको लेकिन ना तुम सबको अच्छा से, जैसे वीडियो को पोज करो और लिखो ये चीज, जब पढ़ रहे हो नोट्स बनाते जाओ कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का खंडन होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का खंडन होता है। तो सोएगा तुम, हम यहाँ पढ़ा रहे हो, नींद ले रहा है, जाओ घर जाओ, पढ़ने क्यों आ गया। अच्छा, ई की वायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये होता है कोशिका द्रव्य। इसमें 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, इसमें 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, और इसमें 2 एटीपी, ठीक नहीं, इसमें अवशिष्ट पदार्थ सिर्फ CO2 है, और इसमें लैक्टिक अम्ल, इसमें क्या भैया, लैक्टिक अम्ल। क्लियर? हाँ। समझ में आया कि नहीं? हाँ। और कुछ अंतर बता दो तुम सब, कुछ अंतर, और तो कोई अंतर, 1 2 3 4 अंतर तो हो ही गया, 1 2 3 4 अंतर, एक अंतर और इसमें 2 ओटीपी, ठीक तो है आपको ही, हाँ तो हो गया यार, क्या खत्म। ये वायवीय श्वसन और ये है अवायवीय श्वसन। सबका तुम्हें नोट्स बना लो, ऑफलाइन वालों तुम सबको नोट्स बना देंगे हम, नोट्स तुम सब पहले बना के हमको कल क्या करेगा, हालांकि नोट्स मिलेगा ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब, 2-3 दिन में चैप्टर को क्या कर देंगे हम खत्म। समझ में आया कि नहीं? चलो भैया ये तुमको हो गया वायवीय श्वसन, आगे बढ़े। चलो भैया कुछ पढ़ाया ही नहीं। अच्छा यहाँ पर से एगो क्वेश्चन कि धावक को, दौड़ने वाले व्यक्ति को मांसपेशियों में दर्द क्यों करता है, क्वेश्चन लिख लेना, यहीं पर नोट्स में लिखा रहेगा, यहाँ पर भी तुम सब लिख लेना कि दौड़ने वाले व्यक्ति को मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। तो भैया हमें क्या पता, तुम सब अपना जानते हो ना। हाँ। क्योंकि दौड़ने वाले व्यक्ति को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को पूर्ति नहीं कर पाता, इसीलिए क्या कोशिका द्रव्य जिसके कारण वो लैक्टिक अम्ल भी बनाता है। ठीक, अब है भैया पढ़ना श्वसन अंग के बारे में। क्या पढ़ना, श्वसन अंग। देख भैया श्वसन अंग उसको बोलते हैं जिससे हम सब श्वास लेते हैं। अब तुम सब छुटका छुटका बुतरवा बताओ हम सबका श्वसन अंग क्या है, ऑफलाइन वाला कोई नहीं बता। अच्छा चलो ठीक है, ऑफलाइन वाला भी बताइए दिया, अब बड़ा दूनी बोल ही दिया तब क्या करेंगे। तुम सब श्वास किससे लेते हो, नाक से। लेकिन अगर हम बोले कि हम, तो इसका मतलब बोल रहा होगा श्वसन अंग क्या है सर जी, हम सबका क्या है नाक, यही ना बोलना चाह रहे हो। नाक या तो मुंह से भी है, चलो नाक बात कर लिया, मुंह से भी ले लिया, तो बोल सकते हो सर जी नाक और मुंह दोनों है। लेकिन बोलेंगे भैया ये दोनों चीज क्या है, गलत। ये दोनों हमारे श्वसन अंग नहीं है, ये दोनों सिर्फ रास्ता है श्वास को अंदर जाने का। लेकिन रियल में हम सबका श्वसन अंग है भैया फेफड़ा। क्या भैया, फेफड़ा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं, लंग्स। मतलब रियल में हमारे शरीर जो सांस लेता है ना वो फेफड़ा के द्वारा लेता है, ये तो सिर्फ रास्ता है सांस जाने का। समझ में? अरे भैया मान लो यहाँ पर, मान लो तुम्हारा क्या है, समरसेबल है। क्या है, समरसेबल, ये तुम्हारा समरसेबल है। यहाँ पर मान लो तुम्हारा खेत है। क्या है, खेत। अब यहाँ समरसेबल से पानी निकले, अब कौन सी पाइप से पहुंचाएगा। अब थोड़ी ना बोलोगे भैया, खेत पूछेगा भैया तुम में पानी कौन डाला, ये बोलेगा पाइप। लेकिन रियल में पाइपा थोड़ी डाल रहा है, निकाल तो बेचारा ये रहा है। पाइप तो एक सिर्फ जरिया है लेकर जाने का, एक सिर्फ रास्ता है कि भाई इसके द्वारा खेत में पानी ले जाएंगे। लेकिन रियल में पानी कौन भेज रहा है यहाँ पर से, मोटर। बेचारा मोटर ये जो उठाकर पानी भेज रहा है। तो सेम उसी तरह हमारे शरीर के अंदर में भी एक फेफड़ा है जो श्वास को लेता है, और ये दोनों जो है सिर्फ एक रास्ता है। समझ में आया ना? तो याद रखना श्वसन अंग जब भी पूछेगा जिससे हम सब श्वास लेते हैं, जिससे हम सब क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन अंग। श्वसन अंग 3 गो हो सकता है, एक होता है भैया फेफड़ा, एक होता है ट्रेकिया, एक होता है भैया गिल्स। क्या बोलते हैं उसको, गिल्स। ध्यान से रुको पहले चीज तुम सबको बताते, एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका का बना होता है, बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारे कोशिका। और याद रखना श्वसन अंग सिर्फ बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव में नहीं।
पहले श्वसन अंग लिख लिया। श्वसन अंग क्या है सर जी? तो जिसके द्वारा हम सब श्वास लेते हैं, जैसे कि फेफड़ा, ट्रेकिया, गिल्स। यहाँ पर नोट्स लिखना, नोट्स, बहुकोशिकीय जीवों में ही सिर्फ श्वसन अंग पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव में ही श्वसन अंग पाया जाता है, पाया जाता है। अब बोले सर जी तो एक कोशिकीय में सांस कैसे होता है? तो उसका हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे, बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, उसको आगे कर लेते हैं। पहले हम किसके पढ़ लेते हैं? अच्छा छोड़ भैया, हम एक कोशिकीय के बारे में भैया। तो एक कोशिकीय जीव श्वास कैसे करता है? तो याद रखना, एक कोशिकीय जीव यहाँ पर लिख लेना, एक कोशिकीय जीव श्वसन विसरण विधि द्वारा, विसरण के द्वारा करता। लिख लेना खाली। अब बोलेगा सर ये विसरण क्या है? तो मतलब ये कोशिकीय जीव कहीं से भी ले लेगा। मन के सांस यहाँ से घुसा लेगा अंदर, यहाँ से, उसका कोई रास्ता वास्ता नहीं है, जहां मन तहां से। विसरण मतलब जहां मन तहां से। जैसे मान लो ये अमीबा, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, पढ़ा। अमीबा यहाँ से भी सांस ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से कहीं से भी ले सकता है। तो एक कोशिकीय जीव श्वसन विसरण विधि द्वारा, लिख लेना भैया, विसरण विधि द्वारा लेता है। अब पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव विसरण विधि द्वारा श्वसन क्यों करता है? भैया एग्जामिनर में तुमको क्वेश्चन में फंसाएगा नहीं, क्यों करता है? भैया एक कोशिकीय जीव छोटा होता है, इसीलिए उसको ऊर्जा की जरूरत कम पड़ता है, तो जहां तहां से ऑक्सीजन घुस जाता है। बस लिख देना। तो लिख देना कि भैया एक कोशिकीय जीव बहुत छोटा होता है, जिसे कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। हम सोचे बेहोश होश नहीं हो जाएगी, अरे गेट बार खोल दो, बेहोश हो जाएगी, फिर दिखते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या है? बहुत छोटा होता है, जिसमें ऊर्जा की जरूरत कम पड़ती है, इसीलिए विसरण विधि द्वारा उसमें शोषण आ जाता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में शरीर बड़ा होता है, जिसके लिए उसका एक स्पेशल क्या बनाया गया? अंग, ताकि वो अच्छा से श्वास अपना अंदर ले और ग्लूकोज का अंदर में बढ़िया से क्या करे? तोड़ सके। अब पूछेगा बहुकोशिकीयों में श्वसन अंग क्यों पाया जाता? क्योंकि इसका आकार क्या था? बड़ा, इसीलिए इसका एक स्पेशल अंग बनाया गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ भैया बहुकोशिकीय, अरे मेरा हिंदी, बहुकोशिकीय जीव का श्वसन अंग। समझ में आया? सबसे पहले नंबर मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? ये कोई नहीं बताएगा, एक बच्चा एक ही को बता सकता है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? तो याद रखना, फेफड़ा। अब बताएगी वो, तुम बताएगी, तुम्हारा कॉपी में ये चीज लिखा हुआ था। अब तुम ये बताओ कि कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा जैसे होता है ना, कीड़ा मकोड़ा सांस कैसे लेता है? बताओ तुम। बैली ऊपर नीचे देख रही है, ऊपर नीचे। किससे? ट्रेकिया से। किससे? ट्रेकिया से। जैसे मैं कीड़ा मकोड़ा को रहेगा टिड्डा, तेलचट्टा, यहाँ लिख देते हैं, टिड्डा तेलचट्टा। अब क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रेकिया की बोलता है, तो देखो ये नाक, यहाँ से ये नहीं, ये ट्रेकिया है, वो करेगा ये सांस रहता है, ये अंग रहता है, आराम से क्या करेगा सर? अपना पड़ेगा अपन ट्रेकिया ये। इसीलिए देखता है ना, कीड़ा मकोड़ा तेल चटवा के मुड़िया पकड़ के मार देगा, फिर भी नहीं मरेगा। देखा कभी? अरे बेचारा, एक बार हम क्या कहते, तेल चट्टा था वो रात को आया था, डरा दिया उसका, हम क्या क्या मुड़िया पकड़ के तोड़ दिए, अब फेंक दिए, तो आराम से सूतल है। हम सोचे बेचारा मर गया, अब पछता रहे यार, बेकार के एगो जीव हत्या कर दिए। अरे डरेबे किए थे, कुछ किया थोड़ी, पूरा पछता रहे थे। फिर उसी पछतेले पे वहां से चल गए, हट गए। फिर आगे देखे साला तेल चट्टा है ही नहीं। हम सोचे कोई कीड़ा मकोड़ा खा गया, फिर देखे साला देवला पर बुला जा रहा है, देवला पर बुला वो चढ़ा जा रहा। हम बोले इसको तो हम मुड़िया काट दिए थे। फिर बाद में जब पढ़े हम साइंस, तो पता चला कि तेलचट्टा के मूड़ी में कुछ होता ही नहीं, ना तो उसके दिमाग होता है ना कुछ, खाली बस इसी रहता दिखाने के लिए, उसका उसे कोई काम नहीं है। हाँ, वो मूड़ी के द्वारा सिर्फ भोजन कर सकता है और देख सकता है, मूड़ी के द्वारा सिर्फ भोजन कर सकता है और देख सकता है। तो वो तो ऐसे टिकी ले चलता, कनो बोलते रहेगा देवला में, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है। अंधरा बेला कनो घूम जाएगा, चल जाएगा। हाँ, लेकिन वो खाना नहीं खा पाएगा। ऐसा नहीं कि मूड़ी काट दे तो कभी मर भी नहीं करेगा, भूखल वो मरेगा ही मरेगा। लेकिन हाँ, बगैर सांस ले मूड़ी नहीं भी देगा, फिर भी वो कुछ समय के लिए जीता रह सकता है। और फिर वो भूखा, जब उसको भूख लगेगा तो वो क्या होगा? मरेगा। तो जैसे टिड्डा पूछेगा, टिड्डा और तेलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? याद रखना, ट्रेकिया।
बहुकोशिकीय जीवों का श्वसन अंग। मनुष्य का क्या होता है? फेफड़ा। मनुष्य, गधा, उल्लू, भेड़, बकरी, ये सब की। अब बताओ, किसान के बाल बच्चा हो भी अगर टिड्डा के बारे में पूछ रहा तो पानी में जाके डूब मरो। सही बात है कि नहीं? अरे धान, कभी धान के खेती में उछल उछल के दुइयों के पैरों पर उछलता है, हरियर का नहीं रहे, उसी को टिड्डा बोला। अपना भाषा में अरे एगो तो बोला जाता अपन भाषा में भाग जोगा नहीं आगी रे। साइंस का भाषा अलग होता है, अपना भाषा क्या होता है? अलग होता है। अब टिड्डा भी चुनो, दूबर हरियर नहीं रहेगा, दाना खेतिया में फाने का फुदक फुदक के आरिया पर जाकर ढेर सामान खुलमुलाल बढ़ेगा, छड़ छड़ करके भागता, देखा तुम सब? उसी को बोला जाता है टिड्डा। अब टिड्डा के बारे में पूछ रहे थे, हम क्या कर सकते हैं? कुछ बोल सकते हैं भैया? नहीं बोल सकते हैं, ठीक नहीं। अच्छा, एक होता भैया जलीय जीव। क्या था? जलीय जीव। जलीय जीव किसको बोलते हैं? जलीय जीव कहाँ से रहता था याद रखना? गिल्स से। किससे? गिल्स यानी कि गलफड़ा। गिल्स यानी कि गलफड़ा। लेकिन एक बात है, भले जो बोल दो तुम सब हंस गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में टिड्डा नहीं करते हैं, रियल में तो तुम सब भी नहीं जानता होगा पक्का। रियल में टिड्डा तुम सब कुछ भी नहीं जाना। क्वेश्चन मार्क कर लिया, पहले बेचारा पोपट उनका हो गया, लेकिन जान भी गया फिर भी। हम भी बताते नहीं कि टिड्डा किसको कहते हैं भैया। थैंक यू बोलो कि बच गया। बड़ा एगो बुजुर्ग आदमी आके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग मतलब समझ रहे हो? बुजुर्ग देखा है कैमरा वाला? दिखाइए, देंगे अभी हम, दिखा दे रहे। बुजुर्ग आदमी बहुत, कम से कम। जब बोलते थे मिट्टी, जब हम बच्चा थे तो मिट्टी करने जाते थे घूमने के लिए, खेत दन उधर अभी आ रहे हैं मिट्टी के पढ़ाई पढ़े। वाह, यही बोलते कि तुम सभी बुढ़ारी में पछताओ, इसीलिए क्या करो, हमरा भी बढ़िया से पढ़ लो, समझना। जलीय जीव जैसे कौन कौन हो सकता? मछली, अमीबा का नाम, अमीबा थे कोशिकीय है, वो तो विसरण क्या करेगा, थूथूरे रह जाएगा। मछली जितना हो गया वो। आएगो देखता है बेंग, मेढक। चला, मेढक में तुम सबको जीवन भर कंफ्यूजन रहा होगा। जब भी तुम सब बच्चा में देखता होगा एक छोटा सा मछली की तरह दिखेगा, जब उसको निकालेगा उसका पैर भी रहेगा। वो रियल में मछली नहीं रहता है, वो बेंग का बच्चा रहता है। जब बेंग का बच्चा रहेगा तो वो मछली की तरह दिखेगा और वो पानी में रहेगा। तो जब वो बच्चा रहता है तो पानी में रहता है, तो किसके द्वारा सांस लेता है? तो याद रखना, गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स यानी कि गलफड़ा के द्वारा। और जब वो धीरे धीरे बड़ा आ जाएगा, जमीन पर आ जाएगा, तो वो लेने लगता है भैया फेफड़ा के द्वारा। और जब जमीन के अंदर जाता है ना, तो वो लेता त्वचा के अंदर। किसे लेता? त्वचा से। मतलब मेढक एक ऐसा जीव है जो 3 तरह से सांस ले सकता है। त्वचा से भी ले सकता है, गिल से भी ले सकता है, और फेफड़ा से भी ले सकता है। आज तक हम कंफ्यूजन में थे कि भैया मेढक के बच्चा मछली होता था। जो बच्चा छोटा ढेर समय देखेगा मछली से पकड़ेगा बेचारा मछली, लेकिन देखेगा उसका पैर। फिर सोचे थे कि भैया मछली में भी कई पैर होने लगा, लेकिन रियल में क्या रहता था? बेंग यानी कि मेढक। हम गांव में उसको बेंग ही बोलते हैं, साइंस में उसको क्या बोला जाता? मेढक। ठीक है। अब तुमको बोला जाएगा, दे देगा 3-4 को नाम, जैसे देगा टिड्डा, तेलचट्टा, गल्फ, मछली, मेढक, फेफड़ा। इस सबका श्वसन अंग लिख देगा नहीं। मनुष्य का होता फेफड़ा, टिड्डा तेलचट्टा का होता ट्रेकिया, मतलब जितना भी कीड़ा मकोड़ा आएगा ना, जलीय जीव जितना भी आएगा उसको गिल्स या क्या तुम लिख दोगे? हैं? बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ा। हमको लगता है ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर तो कल खत्म हो गया रे। इतना स्पीड कौन पढ़ाता? आज है तुम सबको रे। ऐसे नहीं खाली उड़ते चल जाओ, क्वेश्चन में बन भी ना करे। अब पूरा हम बढ़िया से पढ़ते, एक बगली से एक टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं, आधा खत्म हो गया। अब खाली हमको पढ़ना जानता है श्वसन अंग, नसा, छिद्र, नसा, कपाट, फेफड़ा, अपन मतलब, बस बाकी बात खत्म चैप्टर। अब हम क्या पढ़ें, क्या बताएं इसमें? चलो भैया आइए खत्म कर देते, लेकिन ना भैया एक वीडियो बेसी करेंगे तो मेरा वस्टेमा ज्यादा आ जाएगा कि लोग तुम सब गधे हो, तुम सबको बुड़बक बनाना मेरा काम है। चलो शॉर्ट नोट्स में देखो क्या पढ़े पहले। अभी भैया श्वसन का परिभाषा दें, फिर श्वसन क्यों करते हैं भैया, श्वसन क्यों करते हैं? अब तो हम भूल भी गए, तुम सबको याद है कि कैसे ग्लूकोज लेकर क्या करता? तोड़ता। श्वसन 2 प्रकार के, वायवीय और यही पढ़े थे। श्वसन अंग पढ़े, श्वसन। देखो मैन जो होता है ना वो सब्जेक्टिव याद रखे, यहाँ से कोशिश करो। ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारा बुक में जो है जैसे कि मान लो जीवों का ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को, तो वो तुमको मिल जाएगा सब ऑब्जेक्टिव हम तुमको, वो तो ऑब्जेक्टिव वाला चीज है। शॉर्ट नोट्स हमेशा सब्जेक्टिव के लिए बनो। श्वसन अंग एक कोशिकीय का अलग होता है, बहुकोशिकीय का अलग होता है। एक कोशिकीय विसरण के द्वारा करता है, बहुकोशिकीय लिखा हुआ है सब, ठीक है, लिख देना। अब क्या पढ़ा है?
अब हम क्या पढ़ाएं, वायवीय श्वसन व वायवीय श्वसन में अंतर बताइए दिए। नोट्स तुम सब बना ही लिया होगा, मस्त। तो नोट्स भी नहीं बनाया तो कोई दिक्कत ना, लास्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अच्छा से समझा देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब यहाँ पर देख लियो कि भैया हम ग्लूकोज का क्या कर रहे हैं, यूज। ग्लूकोज का कैसे इस्तेमाल हुआ समझ में आया ना? ग्लूकोज को ऑक्सीजन दिए, क्या बना, ऊर्जा। वो ऊर्जा क्या किया, कोशिका लेकर अपना काम। समझ में आया कि नहीं? बहुत शोर मच रहा है यहाँ पे, क्लियर? एक चीज समझ में आ गया? तो ये सब चीज बढ़िया से अच्छा से नोट्स कर लेना, और तुम सब याद रखना, याद करना। और हर बार बोलते कि पढ़ाई ज्यादा भारी नहीं होता, पर तुम सब समझ लेते हो क्या, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड। ये जैसे ना आके सूत रहा था, ऐसा झुक रहा है। हाँ, अरे झुक कैसे रहा भैया, इतना अच्छा, इतना झुक रहा का है रे? आज तक हम गेबे नहीं किए। चलो आज की क्लास अभी पहले नंबर मोबाइल को बंद करते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास देखो भैया, क्लास अच्छी लगी हो तो भैया तुम अपना कर्तव्य करो, हम अपना कर्तव्य करते हैं। आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।